नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। देश में बड़ी विकराल परिस्थितियां चल रही हैं। परीक्षा को लेकर भूचाल आया हुआ है। कोई नहीं कर सका वो गोदी मीडिया ने करके दिखा दिया। अब गोदी मीडिया प्रधानमंत्री को बचाने के चक्कर में खुद फंस गई है। कहते नहीं, वो सेल्फ गोल कर लिया। बच्चों ने भी ऐसा उलझा दिया, टीचरों ने भी उलझा दिया है। अगर टीचर और बच्चों का जो कॉकटेल है और वो विरोध में उतर गया तो फिर कब परखच्चे उड़ जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। टीचरों का जिस तरह विरोध किया गया, फिर एक वर्ग विशेष मैदान में कूदा और वर्ग विशेष मैदान में कूदकर ये साबित करने लगा कि अंजना ओम कश्यप ने ठीक कहा है, टीचर ऐसे होते हैं और उन्हीं संस्थानों में हम सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी के और के न पढ़ रहे हैं। यही बड़े बड़े टीवी चैनल इन्हीं कंपनियों के ऐड चलाते हैं, इन्हीं से इंटरव्यू करके बताते हैं, अरे आपने इतनी महारत कैसे हासिल की, आपने इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली। अब कुल मिला के बात यह है संजय सर, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए मैं आपसे ये विचार कर रहा हूं कि इस उलझन से सुलझा कैसे जाएगा। मामला तो उलझ गया बुरी तरीके से। मोदी के चक्कर में पूरी मीडिया भी निर्वस्त्र सी हो गई है। कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? नहीं, ये होना ही था। मतलब मोदी जी ने जब शायद मुख्यमंत्री थे तब नहीं, मुख्यमंत्री थे तब ने उसके बाद कहा था, जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनसे पूछा गया था कि आपकी क्या योजना है, क्या प्लान्स है। तो उन्होंने कहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, या गुजरात दंगों के बारे में कोई सवाल था उसके बारे में उन्होंने कहा था कि मीडिया को हैंडल करने में मैं चूक गया। ऐसा ही कुछ शब्द बने, एग्जैक्टली ये शब्द मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि मीडिया को हैंडल करने में मैं चूक गया और अब जो है सो मैं मीडिया को ठीक करूंगा। और मीडिया को उन्होंने ठीक करने की शुरुआत की कि अपने साथ विदेशी दौरों में नहीं ले जाने लगे और फिर तो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते क्या, करण थापर वाले से उठ के जब गए थे तो उसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक रहे नहीं। उस पर करण थापर ने उसका पूरा डिटेल में लिखा, तो वो सब है। तो लेकिन वो चूंकि मीडिया से बिल्कुल कट गए वो एक चीज है, लेकिन मीडिया का जो उन्होंने दुरुपयोग किया या मीडिया ने जो उनकी सेवा की, उसके कारण ही मोदी जी वो सब कर पाए जो उन्होंने किया, जिसको अब कहा जा रहा है या जो अब लग रहा है कि उन्होंने देश बेच दिया या देश की हालत खराब कर दी। तो जो आपने कहा कि शिक्षक और छात्र तो है ही हैं, राहुल गांधी जैसा विपक्ष का नेता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसको ये लोग हैंडल नहीं कर पा रहे। मतलब पहले तो ये लोग समझ रहे थे कि पप्पू पप्पू कह के काम चल जाएगा या पप्पू के बाद वो छोड़ देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने जिस ढंग से इनको जवाब दिया है उसकी ये कल्पना नहीं कर सक रहे होंगे, या अभी भी ये जो कर रहे हैं उससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या और उनकी पोल खुल जा रही है। जैसे इस बार इन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि ठेका किसको दिया गया, वो किसकी कंपनी है, जवाब दीजिए, 3-4 सवाल पूछे तो ये कहने लगे कि राहुल गांधी ऐसे ही करते हैं, आरोप लगा देते हैं, बिना बात के मुद्दा बना रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आप मेरी जो आलोचना कर सकते हैं करिए, मुझे गाली देना दीजिए, लेकिन जवाब दीजिए सवाल का। और अंत में सवाल का जवाब, सवाल जो है सो दीवार बन के खड़ा है एकदम कि आप इसका जवाब कैसे नहीं देंगे। और लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट होगा ही, मैंने हालांकि हो सकता है कि दर्शकों को पता चल जाए, लेटेस्ट खबर ये है, पता हो, लेटेस्ट खबर ये है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी से निपटने के लिए इन लोगों ने जो सब किया कि वो विदेश में बैठा है, उसके हैंडल बंद करवा दिए वगैरह वगैरह। तो वो जो संस्थापक है वो 6 तारीख को दिल्ली आ रहा है और उसने घोषणा की है कि जंतर मंतर पर हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। तो मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी से जो सरकार परेशान थी, या कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में जो लोग इकट्ठा हो रहे थे सरकार के विरोधी, और उसको हैंडल करने के लिए इन लोगों ने जो सब उपाय किए, वो सब पिट जाएगा अगर वो यहाँ आ रहा है और उसको जनता ने ठीक से पकड़ लिया या ठीक से वो
चल गया, जैसे वो सोच रहे हैं वैसा कुछ हो गया। उसको रोकने के लिए सरकार जो सब कर सकती है वो करेगी, लेकिन उसका फायदा सरकार को मिलेगा ज्यादा या इधर ज्यादा मिलेगा वो देखने लायक है। उसमें दिलचस्प ये है, सरकार जो रोकने और जबरदस्ती करने का जो काम कर रही है उसमें ये भी दिलचस्प है कि कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इलाहाबाद में, माने सरकारी नाम प्रयागराज, हम लोगों को प्रयागराज बोला नहीं जाता है, इलाहाबाद में कोई मीटिंग कर रहे थे जिसमें इस पर बात हो रही थी लीक पर। तो वहां कोई सरकारी अधिकारी पहुंच गए और कह रहे हैं कि आप ये मीटिंग नहीं कर सकते हैं, उनकी दलील थी कि परमिशन नहीं लिया गया वगैरह वगैरह। और संजय सिंह ने कहा कि बंद कमरे में मीटिंग के लिए परमिशन की क्या जरूरत है, और यहाँ तो मैं कई बार मीटिंग वगैरह कर चुका हूँ। ये सब हुआ और वो अपनी बात कहते रहे। 5-6 मिनट का वीडियो है, 5-6 मिनट ये पूरा चला, और मुझे लगता है कि 5-6 मिनट काफी है। अव्वल तो बिना बुलाए बिना जबरदस्ती बने वो पहुंचे, वो छापा मारने की ही तरह था, या सरकार या पुलिस या दरोगा भी, कोई किसी कॉन्फ्रेंस में बिना बुलाए बिना पूछे कैसे पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा। और जाहिर है मतलब वो जबरदस्ती है या हस्तक्षेप है। तो ये सब हो रहा था, संजय सिंह अपनी बात कह रहे थे। तो अंत में संजय सिंह को ये कहते सुना गया कि मैं सांसद हूं और आप मुझे यहाँ मेरे काम से रोकेंगे तो वो मेरे विशेषाधिकार का हनन है और मैं प्रिविलेज कमेटी से शिकायत करूंगा। मुझे लगता है, या जो मैंने वीडियो देखा, जितना जैसे देखा, उसमें मुझे लगता है कि इसके बाद उस अधिकारी को समझ में आई बात कि वो एक सांसद से बात कर रहा था, और सांसद ऐसे वैसे नहीं थे, जो उनको समझा दिया कि भाई मेरे भी कुछ अधिकार हैं, तुम्हारे होंगे हैं तो, लेकिन मेरे भी कुछ अधिकार हैं, और ने बता दिया। लेकिन ऐसा हुआ, और जाहिर है वो अधिकारी अपने स्तर पर तो नहीं ही गया होगा और उससे कहा करवाया जा रहा है। तो ये स्थितियां हैं, उसमें जो सरकार चाह रही है, जो सरकार घिर गई है, फंस गई है, वो सब तो इससे पता चल ही रहा है। लेकिन उसमें एक गोदी एंकर, मतलब अब नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, अंजना ओम कश्यप ने कह दिया कि जो ट्यूशन टीचर हैं, जो कोचिंग या वीडियो से शिक्षा देते हैं, वो 2 कौड़ी के हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पैसे बटोर रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। और जाहिर है उनके कहने का कारण था कि खान सर ने उनके बारे में कुछ कहा था जिससे वो नाराज हो गए। तो ठीक है, वो उनका अपना मामला था, उनका अपना निर्णय था, लेकिन या उनको कैसे निपटना था वो उनका तरीका था, जो कुछ भी था उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने जो कहा कि 2 कौड़ी के हैं, उसका शिक्षकों ने बुरी तरह जवाब देना शुरू किया। मैंने पहले तो खान सर ने ही दिया, और उसके बाद बाकी कई शिक्षकों ने, ऐसे शिक्षकों ने जिनके बारे में मैंने तो नहीं सुना था और जिनको मैं नहीं जानता था बिल्कुल, और वो सब जाहिर है शिक्षक हैं तो सब बोलने बोलने अपना, और यूट्यूबर ही हैं और शिक्षक ही हैं, तो उनका जो प्रेजेंटेशन है या अपनी बात कहने का जो तरीका है वो जबरदस्त है। और कई लोगों का मैंने दिन भर देखता रहा कल, और मुझे इतने सारे वीडियो मिले कि कुछ कहने लायक नहीं। और जाहिर है शिक्षकों का बनाया हुआ है, तो उसमें तर्क, प्रेजेंटेशन सब कुछ बहुत बढ़िया है। और उसमें उन लोगों ने ये कहा है, जैसे एक टीचर ने कहा कि सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई यानी शिक्षा का होना चाहिए। और मुद्दा ये है कि आपने नीट पर तो बात नहीं की और कह रहे हो कि शिक्षक जो है ये है, और उसमें ये भी था कि 2 कौड़ी के शिक्षक है, कोचिंग से पैसे कमाते हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो इसलिए कमा पा रहे हैं कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हो रही होती, आप उस पर बात कर रहे होते, या आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सबने अलग अलग ढंग से कहा है। तो हमें ये सब करने की क्या जरूरत थी, और या हम कहाँ से ये सब कर पाते। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो मैंने सरकार की मनमानी, जबरदस्ती, लापरवाही, कमजोरी, सब कुछ अब खुल के आ गया है। और पहले क्या होता था कि अखबारों में नहीं छपता था तो बात चलती नहीं थी। अब ये हो रहा है कि चूंकि शिक्षकों के बारे में ही कह दिया गया है, तो तमाम शिक्षकों ने वीडियो बनाकर सारी चीजें, मतलब लगभग सब कुछ खोल कर रख दिया। उसमें ये भी कि अंजना ओम कश्यप ने कभी नीट की परीक्षा दी थी जिसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जाहिर है मैं भी नहीं जानता था, लेकिन ये सारी चीजें दिलचस्प है अब इसमें कि नीट पर पत्रकार नहीं बोल रहा है, वो पत्रकार नहीं बोल रहा है जो शिक्षकों के बारे में कह रहा है कि 2 कौड़ी के शिक्षक है। एक शिक्षक ने फूटी कौड़ी दिखा के कहा कि अगर हम 2 कौड़ी के हैं तो ये फूटी कौड़ी है, अंजना ओम कश्यप ये है फूटी कौड़ी। तो इस तरह से बनाया जा रहा है। मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि वो बात सही है, करना चाहिए, होना चाहिए, वो अलग चीज है। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने ये कहकर, और मेरा मानना है कि उनसे कहलवाया गया था ताकि मामला दूसरी तरफ चला जाए, या शिक्षक जो है इसी पर बात करते रहें,
मुद्दे की बात या नीट पर बात ना करें। तो हो सकता है ये योजना हो, और अगर ऐसी योजना हो रही होगी तो वो बुरी तरह मिसफायर किया है, और पूरी बात सिर्फ पत्रकारिता पर नहीं, सिर्फ अंजना ओम कश्यप पे नहीं, 180 में 157 पर भारत है उस पे भी आ गई है, और सारी बातें हो रही हैं जो मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक नया और बड़ा संकट हो सकता है, अगर हो ही गया है। मतलब अगर 7-7 लाख व्यूअरशिप है कुछ घंटे में, ये टीचर्स का जो वीडियो बना है, मैंने जब देखा तो जैसे आया वैसे, चूंकि मैं ढूंढ रहा था, सर्च कर रहा था, तो मुझे तुरंत दिखा, और जब भी मैंने देखा तो 7 लाख तक व्यूअरशिप है, जो आमतौर पे यूट्यूब पे 7-8 लाख व्यूअरशिप न्यूज उसकी चर्चा कहाँ होती है। तो इस तरह से है, और इतना जब ज्यादा देखा जा रहा है तो जाहिर है कि संदेश जा रहा है। ठीक है, मोदी जी जो जीतेंगे, मोदी जी को तो चुनाव आयोग जिताता है, ईवीएम जिताता है, तो मोदी जी चुनाव जीतते रहेंगे, लेकिन इतनी नाराजगी अगर है और वो चुनाव जीत भी जाएंगे तो क्या होगा, या जीतते रहने से क्या पहले जैसी स्थितियां होंगी। मैंने उसमें यह भी दिलचस्प है कि पश्चिम बंगाल में एक पत्रकार को मंत्री बनाया गया है, तो कई लोग सवाल कर रहे हैं कि कौन पत्रकार है, कैसे मंत्री बन गए, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है बीजेपी के पत्रकार हैं, तो और बीजेपी के कोटा में मंत्री बने तो उन पर सवाल बनेगा। और तथ्य ये है कि वो पत्रकार माने भाजपा शासन में 2015 में पद्म विजेता पद्म पुरस्कार तो पा ही चुके हैं, और वो भाजपा से जो 12 जो मनोनीत होते हैं भाजपा कोटा में, वो मनोनीत किए गए थे। शायद पत्रकार का शायद उसमें होता नहीं, साहित्य का किसी कोटे में, या पत्रकार थे साहित्य वाले कोटे में, जैसे भी वो मनोनीत किए गए थे। मतलब वो मनोनीत सदस्य हैं। विशेष योग्यता के लिए मनोनीत जो सदस्य होता है वो अमूमन पार्टी का नहीं होता है। जैसे हेमा मालिनी को कांग्रेस ने मनोनीत किया था, बाद में वो बीजेपी में चली गई, उसी तरह से इनको बीजेपी ने नॉमिनेट किया था, लेकिन ये पार्टी के नहीं थे। स्वपन दास गुप्ता इनका नाम है, और 1955 का इनका जन्म है, तो पुराने सीनियर भी हैं। माने ऐसा भी नहीं है कि कोई नए विधायक की तरह है। और नए विधायकों में इस बार, भाजपा के नए विधायकों में इस बार वो डॉक्टर की माँ भी है, जो आरजी कर अस्पताल में जिसकी डेथ हो गई थी, तो वहां ये भी हैं, स्वपन दास गुप्ता भी हैं। तो स्वपन दास गुप्ता के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन है। तो उनके बारे में ये भी एक तथ्य है कि वो राज्यसभा सदस्य रहते हुए भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे 2021 का, और तब ऐतराज किया गया, तृणमूल वालों ने ऐतराज किया कि ये राज्यसभा के सदस्य हैं, विशेष कोटा में सदस्य हैं, तो ये बीजेपी के टिकट पे कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनको उस समय इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा दे दिया उन्होंने, लेकिन चुनाव वो हार गए। तो बीजेपी है, और जैसा इन लोग काम करते हैं, बीजेपी ने उनको फिर उनके खाली समय के लिए उन्हीं को मनोनीत करवा दिया। माने वही आदर्श स्थिति थी, कोई 1-1.5 साल के लिए किसी और को मनोनीत करवाने का कोई मतलब नहीं था, और सामान्य तौर पर वो सीट खाली रह जाती है अगर वो जीत जाते तो। लेकिन चूंकि वो जीते नहीं, तो बीजेपी ने इस जो एक सम्मानजनक, बहुत ही प्रतिष्ठा वाली सीट है कि किसी को आप उसकी विशेष योग्यता के लिए राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, उस पर मनोनीत किया गया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया चुनाव लड़ने के लिए, मतलब वो विशेष योग्यता के लिए नहीं, वो भाजपा के आदमी थे इसलिए उनको मिला, वो खुद ही उन्होंने प्रूव कर दिया, और हार गए। तो अगर छोड़ भी दिया जाता है तो भी लगता है कि हाँ चलो ठीक है, उन्होंने विधायक बनने की कोशिश की, हार गए तो हार गए। वो भी नहीं, उनको फिर से वापस राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया, और उन्होंने अपना 6 साल का जो उनका कार्यकाल था वो पूरा किया। दोबारा मनोनीत किए जाने के बाद 1 साल से ज्यादा का नहीं होगा, करीब करीब 1 साल का उनका कार्यकाल था जो उन्होंने पूरा किया। तो इस तरह से, और अब इतना सब करने के बाद अब वो विधायक बने हैं, और पहली बार विधायक बन करके वो मंत्री बन गए हैं। ठीक है, वो उनका अपना मामला है, राजनीति का मामला है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन पत्रकारिता का जो हाल बीजेपी की सरकार ने कर रखा है, उसमें ये भी एक तथ्य जुड़ गया, या ये भी एक नगीना है। और ऐसे ही नगीनों में जो सवाल किए जा रहे हैं, उसमें ऐसे ही नगीने पत्रकार जो सवाल कर रहे हैं, उसमें एक सवाल ये है जो आज पवन खेड़ा से पूछा गया। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें बताया कि क्या क्या चल रहा है, और ये क्या घोटाला है, नीट वाला क्या घोटाला है, कैसे कंपनी को ठेका दे दिया गया, ठेका देने के लिए शर्तों, जो सब हम लोग पहले मोटा मोटी बात कर चुके हैं, या सब पहले से सार्वजनिक डोमेन में है। लेकिन पवन खेड़ा ने उसको
बाकायदा सिस्टमैटिक ढंग से प्रेस के सामने रखा। और दिलचस्प ये था कि उसमें उनसे पूछा गया पवन खेड़ा से कि ये जो कंपनी है जिसको ठेका दिया गया है उसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसको कहा जा रहा है कि बीजेपी की कंपनी है या बीजेपी वालों की कंपनी है और हैदराबाद में आपकी सरकार है, तो क्या हैदराबाद की सरकार या कांग्रेस की सरकार इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? जिसका कोई मतलब नहीं था। और पूरा मुद्दा ये है कि बीजेपी ने उसको ठेका दिया है, बीजेपी को कार्रवाई करनी है, गड़बड़ी बीजेपी की सरकार में हो रही है। लेकिन उसने किया तो पवन खेड़ा ने बढ़िया से जवाब दिया कि आप नेहरू जी पे ले आइए और सीधे जो आप लोग करते हैं वही करिए। और जो बीजेपी कर रही थी और जिसका अभी तक जवाब नहीं दिया जा पाता था, वो सब अब जवाब दिया जा रहा है और सवाल पूछने वाले को इस तरह से रगड़ दिया गया। तो मतलब एक तरफ अंजना ओम कश्यप फंसी हुई हैं और दूसरी तरफ जो पत्रकार सवाल कर रहा है उसको इस ढंग से जवाब दिया जा रहा है। हालांकि इसका भी बड़ा वो विरोध होता रहा है, राहुल गांधी भी सवाल का जवाब देने की बजाय रगड़ देते रहे हैं, क्या ये तो बीजेपी का सवाल है वगैरह वगैरह। लेकिन बीजेपी जो करती थी उसका विरोध करती थी या करती रही है, उसका विरोध भी अब खुलकर होने लगा है। तो ये सब भी बहुत दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें गड़बड़ी हुई थी नीट में, सॉरी सीबीएसई में, नीट तो है ही है लेकिन बात अभी सीबीएसई की हो रही। तो सीबीएसई में जो गड़बड़ी हुई थी ठेका देने में से लेकर अचानक वो ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम की शुरुआत करने से लेकर के और बिना ट्रायल के शुरू करने पे, ये सब मीडिया का काम है। मीडिया ये सब अगर रिपोर्ट करती होती तो सरकार ऐसे नहीं करती, कर नहीं पाती। लेकिन मीडिया ने चूंकि उसको रिपोर्ट नहीं किया था इसलिए ये सब ठीक हो गया, सब हो पाया, सॉरी ठीक नहीं हुआ। और क्योंकि कंपनी इनकम्पिटेंट थी इसलिए उस कंपनी को ने गड़बड़ी की या उस कंपनी से काम नहीं हुआ जिसमें गलतियां हुई वगैरह वगैरह। तो ये भी पोल खुल गई कि इनकम्पिटेंट कंपनी को दिया गया और मीडिया ये सब नहीं करता था तो अभी तक ये सारी चीजें बाहर नहीं आती थी। लेकिन इस बार 3 बच्चों ने सारा मामला खोल करके रख दिया है। पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसका ही हवाला दिया, यही सब बातें कही। हो सकता है उनका अपना रिसर्च भी हो, उनकी अपनी जानकारी भी हो, लेकिन मूल रूप से इन लड़कों ने इसको पहले ही ये कर दिया था, सारी बातें खोल दी थी जो पत्रकारों का काम था और पत्रकारों ने नहीं किया। ये 12वीं के बच्चों ने या जो 17 से 19 साल के जो बच्चे हैं उन लोगों ने वो काम किया जो पत्रकारों को करना चाहिए था। ये 3 लड़के हैं जिनका नाम अब क्या कहते हैं शादी हो गया है या सबको पता है या गूगल करने से भी मिल जाता है। सबसे पहली शिकायत वेदांत श्रीवास्तव की थी जो मूल शिकायत करता है, जिसने कहा कि उसकी कॉपी में गड़बड़ थी, उसने कॉपी मांगी तो उसको जो कॉपी दी गई वो किसी और की थी, उसकी नहीं थी। उसका वो मूल शिकायत कर जिसको कहा गया था कि पाकिस्तानी है। दूसरा निसर्ग अधिकारी है, एथिकल हैकर है, जिसने कहा कि हमने तो फरवरी में ही साइट हैक कर लिया था और उस साइट में तमाम खामियां हैं जो हमने बताई थी। और अभी भी पवन खेड़ा ने भी यह सवाल किया कि उसमें 30 से ज्यादा शायद 36 खामियां बताई गई थी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जांच नहीं की गई, जिसको ठीक नहीं किया गया। यही एथिकल हैकर ने भी कहा था कि हमने कई खामियां बताई थी जिनको ठीक नहीं किया गया, जिन पर कार्रवाई नहीं की गई। तो उससे बचने के लिए या उसके आरोप को कमजोर करने के लिए सीबीएसई ने कह दिया कि वो जिस साइट की बात कर रहा है उस साइट पे तो कॉपी चेक हुआ ही नहीं है, वो किस साइट पे हुआ है। और उसने हम लोगों ने बात की थी और उसने साबित कर दिया कि नहीं इसी पे हुई है, वो साइट आपका दूसरा है, ये दूसरा है और ये तो आपके पास है ही नहीं, ये तो मेरे पास है। और उसको उसने 10 मिनट पहले अपने नाम से रजिस्टर कर लिया था। ये हालत सीबीएसई की है, ये हालत पत्रकारों की है और ये सब अब खुलकर सामने आ गया है और बार बार दोहराया जा रहा है। उसमें राहुल गांधी उसको अपनी बात पर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं मजबूती से उठाया, नहीं तो मीडिया नहीं उठा रहे थे तो आमतौर पे कुछ होता नहीं है, तो नहीं हो पाता, नहीं रहता। तो ये सब है और उसके लिए राहुल गांधी को कहा गया कि फ्रस्ट्रेटेड है। आज पवन खेड़ा ने कहा कि हाँ हम फ्रस्ट्रेटेड हैं और हम ही नहीं है पूरा देश फ्रस्ट्रेटेड है, आप क्यों नहीं है सो बताइए। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इतने सारे बच्चे प्रभावित हैं नीट और ये लेके 50-55 लाख बच्चे होते हैं और 50-55 लाख परिवार हो गया, इसका मतलब कि इतने लोग देश में प्रभावित हैं, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए सवाल कर रहे हैं। तो हम फ्रस्ट्रेटेड तो हैं लेकिन आप क्यों नहीं है सो बताएं। ये भी दिलचस्प है और ये भी। और इस हालत में नरेंद्र मोदी ने आम खाने की बात की
पन्ना बनाने की विधि बताई, उसका भी पवन खेड़ा ने आज उसकी भी चर्चा की। और ये एक बात और हुई जो संयोग हो या प्रयोग, लेकिन बताता है कि मोदी सरकार के लिए अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, वो ये कि शिक्षा मंत्रालय के एक दफ्तर में आग लग गई। अब ये भी अभी ही होना था। तो किसी और विभाग सरकारी दफ्तर में आग लगती है तो वैसे ही कहा जाता है कि भ्रष्टाचार दबाने, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए लगी है। संयोग से शिक्षा मंत्रालय का मामला चल रहा है अभी, और शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई। शुरुआती खबरों में कहा गया था कि शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग लगी, बाद में स्पष्टीकरण दिया गया कि नहीं, वो शिक्षा मंत्रालय का नहीं है, शिक्षा मंत्रालय से जुड़े किसी विभाग का है। जो कुछ भी हो, लेकिन अगर शिक्षा मंत्रालय के किसी दफ्तर में आग लगी और वो लगाई नहीं गई थी, जैसा कि कहा जाता है कि लगा दी जाती है कि तमाम फाइल वाइल नष्ट हो गए, मिलेगा ही नहीं कुछ, अगर वैसा नहीं भी था तो अभी लगी आग ये बता रहा है कि दिन जो है अच्छे नहीं चल रहे हैं। और इसका एक उदाहरण ये भी दिया गया है कि पुलवामा का हादसा इसलिए हुआ था कि जवानों को ले जाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं हुई, या सरकार ने व्यवस्था नहीं की, या उतना खर्च नहीं करने के लिए तैयार हुई, इसलिए पुलवामा हुआ था जिसमें 40 जवान मारे गए, 40 से ज्यादा। अब जो है सरकार को अपनी जरूरत पड़ी है तो सरकार प्रश्न पत्र सेना के जवान विमान से भेजेगी। तो सरकार जो करती है, जो चाहती है वो करती है, लेकिन उसके करने का मकसद जनहित कहाँ होता है या जनहित नहीं होता है, ये भी बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो पहले मीडिया में अगर रोज छपती होती तो मोदी जी 12 साल सरकार में नहीं रह पाते। और जब सारी व्यवस्था उन्होंने कर ली, चुनाव आयोग उनका हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि आप कॉकरोच हो, या मुख्य न्यायाधीश कह देते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों कहा जाए, मुख्य न्यायाधीश कह देते हैं कि आप अपना अधिकार मांग रहे हो क्योंकि आप कॉकरोच हो। और कॉकरोच पर अगर एकजुट होना शुरू करते हैं लोग तो सरकार वो हैंडल बंद करवा देती है। तो जाहिर है कि सरकार बहुत मजबूत हो गई थी और लग नहीं रहा था कि सरकार को अब हिलाया जा सकता है। लेकिन जो हो रहा है उससे लग रहा है कि सरकार बुरी तरह फंस गई है। और इतनी मजबूत सरकार का अगर ये हाल हो रहा है तो अगर वो कमजोर होती तो क्या होता, ये भी है। और इसमें ये सारी बातें अब जो चल रही हैं उससे लग रहा है कि वाकई सरकार फंसी हुई है और उसमें इस्तीफा नहीं लेना, कम से कम एक इस्तीफा भी हुआ होता इतने हंगामे के बाद तो लगता कि हाँ सरकार इस मामले में गंभीर है। और इतना सब होने के बावजूद इस्तीफा नहीं, अब लेंगे तो लगेगा कि दबाव में लिए हैं, तो वो सरकार के लिए भी नाक की बात हो गई है। और नहीं लेंगे तो जाहिर है वो नाक की बात है। वो जैसे कॉकरोच जनता पार्टी वाला दिल्ली में आके धरना देने की बात कर रहा है, तो जाहिर है वो दबाव बनाने के, उस दबाव के बाद अगर लेंगे इस्तीफा या उस दबाव के कारण पहले ले लें, सब में फंसेंगे। और नहीं लेंगे तो फंसे ही हुए हैं। तो सरकार जो है बुरी तरह फंस गई है। और पहले जो था कि खबरें नहीं छपती हैं तो जनता के बीच नहीं जाएगा, वो नहीं हो रहा है। वैसे भी जनता का या छात्रों का आंदोलन देश भर में जहां तहां हो रहा है, रोज सब कुछ होता रहता है। तो ये सब मिला करके सरकार जो है बुरी तरह फंसी हुई है, ये दिखाई दे रहा है। और आगे क्या होगा वो आगे का समय ही बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से देश की हालत खराब है और वो अब छिप नहीं रहा है, ये भी दिखाई देने लगा है। चलिए सर, आपने बहुत कुछ बताया। बस मैं तो ये कहूंगा कि बुरी फंसी मोदी सरकार को बचाने के चक्कर में मीडिया भी फंस गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या मीडिया का ये हाल आग कभी नहीं हुआ था। सबूत मिटाकर बच पाएंगे? सबूत मिटाकर क्या बच पाएंगे जो आग लग गई? हाँ, इस्तीफा जो है जैसे धर्मेंद्र प्रधान का या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसलिए होना चाहिए कि अगर उनका इस्तीफा नहीं होगा और उन्हीं ने सब किया है या उन्हीं के लोग हैं तो जाहिर है वो बचा लेंगे या बचाने की कोशिश करेंगे। तो जो इस्तीफा देने का रिवाज था या परंपरा थी वो इसलिए थी कि अगर मंत्री ने गलती की हो या मंत्री ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया हो तो वो उसको बचा न पाए, या मंत्री अपने बचने के चक्कर में ये व्यवस्था नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत तो इसीलिए थी। यहाँ इस्तीफा भी नहीं ले रहे आप। अरविंद केजरीवाल के बारे में यही कहा जा रहा था कि उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वो सबूत नष्ट कर देंगे, और यहाँ आप इस्तीफा भी नहीं ले रहे। तो आपका जो दो स्तर है अलग अलग, अपने लोगों के मामले में अलग, विपक्ष के मामले में अलग, वो भी बुरी तरह खुल करके आ गया है। और पहले जैसे ये कह रहे थे कि बड़ा घोटाला नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, तो वो तो अब नहीं रही। अब लोग मान रहे हैं कि बड़ा घोटाला है और इस्तीफा नहीं ले रहे हैं।
और जैसा कहा जाता है कि सब प्रधानमंत्री ही करते हैं, तो जाहिर है इस्तीफा नहीं लेने का कारण ये भी क्या है क्या कि सब प्रधानमंत्री का ही किया कराया हुआ है। तो सीधा जो है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री भी फंसते हुए दिख रहे हैं। मतलब अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना जो है वो एकदम मुश्किल फंस गया है। लेने का मतलब होगा कि प्रधानमंत्री ने अब स्वीकार कर लिया कि कुछ गड़बड़ था, और जाहिर है जैसा मैं शुरू से कह रहा हूं कि वो जो घड़ी की सुई है या शक की जो सुई है वो तो प्रधानमंत्री पे जा रही है, शिक्षा मंत्री पे कम जा रही है। तो अब अगर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेंगे तो लगेगा कि प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि कुछ गड़बड़ी हुई है, और प्रधानमंत्री ने जब गड़बड़ी स्वीकार की तो इस्तीफा प्रधानमंत्री का होना चाहिए। तो वो सब क्या होगा वो चलिए अब देखने लायक। देखते हैं कौन देगा गड़बड़ी बिल्कुल पर बिल्कुल इस्तीफा, कौन देगा ये भी दर्शकों पर छोड़ते हैं। फिलहाल बिल्कुल। आपने बहुत शानदार तरीके से समझाया। फिलहाल हम इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे और आपसे इजाजत लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।